चलो बच्चों, तो आज हम लोग साइंस में चैप्टर नंबर 6 कंटिन्यू करें, जो चैप्टर का नाम था लाइफ प्रोसेसेस। हमने इस चैप्टर में आगे के वीडियोस में देखा था कि लाइफ प्रोसेसेस मतलब ऐसी प्रोसेसेस जो हम लोग अपनी पूरी लाइफ टाइम करते हैं कि जिससे हमारा एग्जिस्टेंस बना रहे, हम जिंदा रह सकें, हमारी सब वर्किंग्स चल सकें। इसके लिए हम वो प्रोसेस करते हैं, जिनमें से एक प्रोसेस न्यूट्रिशन के बारे में हमने आगे के वीडियोस में देखा था। और अब लाइफ प्रोसेस में दूसरी प्रोसेस पर चलें तो दूसरी एक प्रोसेस आती है, वो आती है रेस्पिरेशन। हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी प्रोसेस रेस्पिरेशन। देखो, रेस्पिरेशन मतलब सिर्फ इतना मत समझना कि ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना उसे रेस्पिरेशन कहते हैं। नहीं, रेस्पिरेशन उसे नहीं कहते, वो प्रोसेस सिर्फ ब्रीथिंग कहलाती है। हम लोग जो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, वो प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ ब्रीथिंग कहलाती है। रेस्पिरेशन मीन्स कहते हैं द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। सबसे सिंपल डेफिनेशन, द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। कि हम जो फूड लेते हैं, हम जो खाना खाते हैं, उसमें से एनर्जी रिलीज करने की प्रोसेस वो रेस्पिरेशन होती है। मीन्स रेस्पिरेशन में कैसी प्रोसेस होती है, ध्यान से समझना कि सबसे पहले हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं। वो ऑक्सीजन हमारी बॉडी में जाकर ब्लड के साथ मिक्स होता है। उनके बाद वो ब्लड जो हम लोग फूड लेते हैं वो भी ब्लड के साथ मिक्स होता है। और ये दोनों चीज़ें जब जो है वो मिक्स होती है तो हमारी बॉडी के हर एक सेल तक वो चीज़ें पहुंचती है। मतलब समझो, हम जो ऑक्सीजन लेते हैं वो ऑक्सीजन हमारी बॉडी के हर एक सेल तक पहुंचता है, और फूड भी हमारी बॉडी के हर एक सेल तक पहुंचता है। और वो फूड में से ऑक्सीजन जब मिक्स होता है तब उनमें से एनर्जी रिलीज करने की प्रोसेस वो रेस्पिरेशन कहलाती है। मतलब हम जो ऑक्सीजन लेते हैं वो भी हर एक सेल तक पहुंचे, हम जो फूड लेते हैं वो भी हर एक सेल तक पहुंचे। फिर सेल के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर छोटे छोटे करोड़ों सेल हैं। उन सेल के अंदर फूड के साथ जब ऑक्सीजन मिक्स होता है उसका ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन ऐड होना। फूड में ऑक्सीजन ऐड होता है और उनमें से एनर्जी रिलीज होती है, तो इस प्रोसेस को रेस्पिरेशन कहते हैं। सिर्फ ऑक्सीजन लेना वो रेस्पिरेशन नहीं कहलाया, वो तो ब्रीथिंग प्रोसेस कहलाई, ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना। ठीक है ना। ऑक्सीजन फूड तक पहुंचे और उसमें से जब एनर्जी रिलीज हो तो वो प्रोसेस रेस्पिरेशन कहलाई। और ये रेस्पिरेशन प्रोसेस हर एक छोटे छोटे सेल में होती है, इसीलिए इस प्रोसेस को सेल्यूलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं। इसे सेल्यूलर रेस्पिरेशन भी कहा जाता है क्योंकि हर एक सेल में ये प्रोसेस होती है। और ये जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है ना, उसके जनरली दो टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। दो टाइप के रेस्पिरेशन होते हैं, एक आता है एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन वो कहलाता है कि जो रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता हो, जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता हो तो उसे एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। और जो रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता हो, ऑक्सीजन के बिना जो रेस्पिरेशन होता हो, मतलब ऑक्सीजन के बिना ही फूड में से एनर्जी क्रिएट होती हो, तो उस रेस्पिरेशन को एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। रेस्पिरेशन का मेन मोटिव, उसका मेन मकसद यही है कि जो हम जो फूड लेते हैं उसमें से एनर्जी क्रिएट करना। तो जो एनर्जी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्रिएट होती है तो उसे एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, और जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में क्रिएट होते हैं उसे एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। इन दोनों को डिटेल में उनके डिफरेंस के थ्रू समझें। हम लोग एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन दोनों समझ लें, लेकिन उनके डिफरेंस के थ्रू समझें तो समझने में काफ़ी इजी रहेगा। एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन, जिनमें एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए कहें कि इट टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, जबकि इट टेक प्लेस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एनएरोबिक रेस्पिरेशन वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में, ऑक्सीजन के बिना वो होता है। इनके एंड प्रोडक्ट, जब भी कोई केमिकल प्रोसेस होती है, हमने फर्स्ट चैप्टर में भी ये सीखा था, जब भी कोई केमिकल प्रोसेस हुई
तो उसके आखिरी में कुछ प्रोडक्ट ज़रूर मिलते हैं। यहाँ पर फूड के साथ ऑक्सीजन मिक्स होता है जिससे एनर्जी क्रिएट होती है, लेकिन आखिरी में कुछ बचेगा तो सही ना, उसे कहते हैं एंड प्रोडक्ट। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में एंड प्रोडक्ट्स क्या मिलते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। मीन्स ऐसा कहलाया कि हम जब फूड लेते हैं ना, उस फूड के साथ ऑक्सीजन मिक्स होता है और उनमें से एनर्जी क्रिएट होती है, जो एनर्जी हमारी बॉडी के लिए हेल्पफुल होती है, जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है। लेकिन एनर्जी क्रिएट होने के बाद उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर क्रिएट होता है एंड प्रोडक्ट की तरह, आखिरी के प्रोडक्ट, वेस्ट प्रोडक्ट कहो, जो हमारी बॉडी में से बाहर निकल जाता है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में एंड प्रोडक्ट्स क्या निकलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इसलिए तो हम लोग कहते हैं ना कि हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ये एंड प्रोडक्ट है जो हमारी बॉडी से फिर बाहर निकल जाएगा। और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में भी एंड प्रोडक्ट वही आते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। एरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू मोर एनर्जी इज रिलीज। इस प्रोसेस से जो एनर्जी क्रिएट होती है उस एनर्जी का प्रोपोर्शन बहुत ज़्यादा होता है, और एनएरोबिक रेस्पिरेशन से जो एनर्जी क्रिएट होती है उसमें एनर्जी का प्रोपोर्शन कम होता है, लेस एनर्जी इज रिलीज। एरोबिक में एनर्जी ज़्यादा क्रिएट होती है, इसमें एनर्जी कम होती है। यहाँ आगे कहें कि टेक प्लेस इन साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया। ये सेल के जो ऑर्गेन्स कहलाए ना, एकदम सेल के छोटे ऑर्गेन्स, साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया। तो एरोबिक रेस्पिरेशन साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होता है, सेल के अंदर इन दोनों ऑर्गेन्स में होता है। जबकि एनएरोबिक रेस्पिरेशन इट टेक प्लेस इन ओनली इन साइटोप्लाज्म। ये सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म में ही ये प्रोसेस होती है, एनएरोबिक प्रोसेस। इसमें कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज होता है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन, ग्लूकोज मतलब जो हम लोग फूड लेते हैं, जैसे उसे आप समझो कि जो हम फूड लेते हैं उसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, मतलब अच्छी तरह से ऑक्सीजन मिल जाता है। सही बात है ना, क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, तो उसमें अच्छी तरह से ऑक्सीजन उसमें मिक्स हो जाता है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन। जबकि एनएरोबिक रेस्पिरेशन में इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, इनकम्प्लीट होता है क्योंकि इसमें ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन मिक्स होता ही नहीं, तो वो इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन कहलाए। तो एरोबिक रेस्पिरेशन अब कौन करते हैं? तो एरोबिक रेस्पिरेशन में इट अकर्स इन मोस्ट ऑर्गेनिजम्स, ऑलमोस्ट हर लिविंग थिंग वो एरोबिक रेस्पिरेशन ही करते हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही ना। लेकिन एनएरोबिक रेस्पिरेशन कौन करते हैं, कौन ऑक्सीजन की एब्सेंस में काम करते हैं? तो इट अकर्स इन सर्टेन बैक्टीरिया, यीस्ट एटसेट्रा। कुछ बैक्टीरिया, कुछ यीस्ट, ठीक है, ऐसे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें एनएरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है। इनके एक दो आपको एग्जाम्पल बताऊं, ध्यान से सुनना। जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में रेस्पिरेशन होता है ना, वो जनरली फर्मेंटेशन प्रोसेस में यूज़ होता है। मतलब ऐसा कि आपके घर पे वो एग्जाम्पल आपको ध्यान होगा कि आप जब कोई खाने की चीज़ बनाते हैं ना, जनरली जैसे कुछ खमण बना रहे हो, कुछ या इडली बना रहे हो या ऐसी कोई भी चीज़, तो उसका आटा जब आप तैयार करते हो तो उसे पानी में भिगोकर पहले 2-3 घंटे रख देते हो कि जिससे उसमें थोड़ी थिकनेस आ जाए। करते हैं ना ऐसा? तो और उसे हमेशा ढक कर रखा जाता है, उसे हमेशा ढक कर रखा जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, कुछ यूजफुल बैक्टीरियाज होते हैं जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं ऑक्सीजन की एब्सेंस में। उन्हें आप ढक कर रख दो ना, मतलब अंदर उसे ऑक्सीजन नहीं मिलना चाहिए, तो वो बैक्टीरिया जल्दी से एनर्जी क्रिएट करते हैं और जिससे आपके आटे में थिकनेस आती है। तो ये एक तरह की एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहलाए। सही बात ना? जब आप कर्ड बनाते हो, दही बनाते हो, दूध में से दही कर्ड बनाते हो, तो उसमें भी आपको ध्यान होगा कि दूध के पूरे पतीले में 1 चम्मच जितनी जो है वो दही डालकर फिर उसे पूरा दिन ढक कर रख देते हैं। जितना हो सके ढक कर, उसे खोल कर रखोगे तो दूध में से दही नहीं बनती, क्योंकि उनके अंदर भी एक पर्टिकुलर टाइप के बैक्टीरियाज होते हैं जो बैक्टीरियाज एनएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, ऑक्सीजन की एब्सेंस में काम करते हैं वहाँ पर, और जिसकी वजह से उस दूध में से दही बनती है। या जैसे बेकरी में
बेकरी में पाव वगैरह बनाए जाते हैं, केक बनाया जाता है, बिस्किट्स बनाए जाते हैं, वो कितने सॉफ्ट होते हैं। तो वो उनमें यीस्ट डलता है, यीस्ट यीस्ट नाम के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसमें वर्क करते हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी ऑक्सीजन की एब्सेंस में काम करते हैं। उन्हें भट्टी में रखते हैं ना, कोई भी ब्रेड बनाना, पाव बनाना, केक बनाना, तो उन्हें भट्टी में पहले बनाया जाता है एकदम सॉफ्ट। और वो वहाँ पर इतने सॉफ्ट इसीलिए बनते हैं क्योंकि उनमें यीस्ट वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन करता है। तो इन सब चीज़ों में एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है ना। इसके अलावा हमारी बॉडी में भी एरोबिक के साथ एनएरोबिक रेस्पिरेशन भी होता है। हमारी बॉडी में एरोबिक के साथ एनएरोबिक रेस्पिरेशन भी होता है। जब हमारी बॉडी को ऐसी काफ़ी कम कंडीशन में ये होता है कि जब हमारी बॉडी को ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत हो, जब आप एकदम से कहीं ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हो, ज़्यादा दौड़ रहे हो, तो आपकी सांस फूलने लगती है, आपको ज़्यादा ऑक्सीजन की उस वक्त तो थोड़ी ज़रूर होती है। जब ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत हो और आसपास ऑक्सीजन न मिले, मतलब कि ऑक्सीजन लेने में तकलीफ़ पड़ती है, जैसे सांस फूलती है, तब उस वक्त हमारी बॉडी के मसल्स कुछ देर के लिए एनएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। ये बहुत रेयर प्रोसेस है, लेकिन फिर भी हमारी बॉडी में जब ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत हो तब कुछ वक्त के लिए हमारे मसल्स, बॉडी के मसल्स, वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक है, तो एरोबिक और एनएरोबिक इनमें पता चला ना। और आखिरी इनकी इक्वेशन समझो कि कैसे प्रोसेस होती है। एरोबिक रेस्पिरेशन में जो ग्लूकोज, जो फूड है, उस फूड के साथ ऑक्सीजन मिक्स होता है। ये ग्लूकोज, ये एरो दिया हुआ है, मतलब उसके साथ ऑक्सीजन मिक्स होता है और उनमें ये प्यूवेट एसिड बनता है। प्यूवेट एसिड जो कहलाता है, एक तरह का केमिकल हमारी बॉडी में क्रिएट होता है, उनके साथ और ऑक्सीजन ऐड होता है और उनमें से एंड प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी मिलती है। हमारे फूड के साथ ऑक्सीजन मिक्स हो तो प्यूवेट एसिड बनता है, उसके साथ और ऑक्सीजन मिक्स होता है तो उनमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी क्रिएट होती है, जिनमें से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वो हमारी बॉडी के बाहर निकल जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग एक्सेल करते हैं ना, नाक से बाहर निकाल देते हैं, और वाटर वो पसीने के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकल जाते हैं, और एनर्जी वो हमारी बॉडी के लिए यूज़ होती है। और एरोबिक रेस्पिरेशन में बहुत ज़्यादा प्रोपोर्शन में एनर्जी क्रिएट होती है, जबकि एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में दो कंडीशन होती है। एक यीस्ट जैसे मैंने बताया, इसका यूज़ बेकरी में होता है। यीस्ट जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, वो बिल्कुल एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है, बिल्कुल एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं मिलता। जबकि दूसरी एक कंडीशन होती है मसल सेल्स, जैसे मैंने बताया हमारी बॉडी के मसल्स, उनमें कम ऑक्सीजन मिलता है, बिल्कुल एब्सेंस नहीं होता, लेकिन ऑक्सीजन की कमी होती है। तब उस वक्त क्या क्रिएट होता है वो समझें। तो इनमें, यीस्ट में जो ग्लूकोज, जो उनके फूड पार्टिकल्स हुए, उनमें ऑक्सीजन जब बिल्कुल ऐड नहीं होता तो ग्लूकोज का कन्वर्ट प्यूवेट एसिड और उनमें से इथेनॉल, वाटर और एनर्जी क्रिएट होता है। ये बाय प्रोडक्ट सिर्फ ध्यान रखना कि एरोबिक रेस्पिरेशन में बाय प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, जबकि एनएरोबिक रेस्पिरेशन में बाय प्रोडक्ट में इथेनॉल निकलता है इन वाटर एंड एनर्जी, जिसमें से एनर्जी का प्रोपोर्शन कम होता है। और मसल सेल्स में जब यही प्रोसेस हो ना, तो ग्लूकोज, प्यूवेट एसिड और उनमें से लैक्टिक एसिड बनता है। जब ऑक्सीजन की कमी हो, बिल्कुल ख़त्म ना हो लेकिन ऑक्सीजन की कमी हो, तो उनमें से बाय प्रोडक्ट लैक्टिक एसिड मिलता है। आपको काफ़ी बार नॉर्मल क्वेश्चन में भी ये पूछा जाता है कि एरोबिक रेस्पिरेशन का बाय प्रोडक्ट क्या, आखिरी में क्या मिलता है, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड। और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में अगर बिल्कुल ऑक्सीजन ना हो तो इथेनॉल मिलता है, और थोड़ा बहुत ऑक्सीजन हो, थोड़े ऑक्सीजन की कमी हो तो लैक्टिक एसिड मिलता है। ये इनके बाय प्रोडक्ट। तो एरोबिक एंड एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, ये रेस्पिरेशन के दो टाइम हमें क्लियर हुए। ऐसे ही दूसरे टॉपिक पर चले तो हम देखें रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, कि प्लांट्स में रेस्पिरेशन कैसे होता है। एनिमल्स की बात बाद में करें, पहले प्लांट्स रेस्पिरेशन कैसे करते हैं। प्लांट के रेस्पिरेशन की प्रोसेस आपको पता है ना, कि डे टाइमिंग में
डे टाइमिंग में प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जबकि नाइट टाइमिंग में प्लांट वो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। दोनों वक्त प्रोसेस अलग अलग होती है ना, ठीक है ना। और वो जिस प्रोसेस से रेस्पिरेशन करते हैं ना, मतलब जिनके थ्रू उन प्लांट बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन ऐड या रिलीज होता है, वो प्रोसेस कहलाती है डिफ्यूजन प्रोसेस। ये डिफ्यूजन प्रोसेस कहलाती है। अब डिफ्यूजन प्रोसेस मतलब क्या, वो समझो। डिफ्यूजन प्रोसेस ये आपको 9th स्टैंडर्ड में आती थी एक प्रोसेस, पहले इसका मीनिंग समझना तो फिर प्लांट्स के बारे में समझें। डिफ्यूजन प्रोसेस वो कहलाती है कि जब कोई भी दो सरफेस हो, कोई भी दो मटेरियल हो, तो दोनों मटेरियल या दोनों सरफेस में वाटर का प्रोपोर्शन या कोई भी मिनरल का प्रोपोर्शन इक्वल बनाना, तो उसे डिफ्यूजन प्रोसेस कहते हैं। मतलब जैसे प्लांट्स है ना, प्लांट्स सपोज कि भाई प्लांट्स के अंदर जो रूट्स होते हैं, ज़मीन के अंदर जो रूट्स होते हैं, उन रूट्स में एकदम छोटे छोटे हॉल्स होते हैं, और रूट्स के आसपास H2O मिनरल्स, पहले कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन की बात बाद में, वाटर या मिनरल्स कुछ होते हैं। अब उनमें जब इस ट्री के अंदर, इस रूट के अंदर जब जो है वो पानी की कमी हो जाती है ना, तो जितने पानी की कमी होती है ना, उतने ही पानी वो ट्री अपने हॉल्स में से, बाहर की सॉइल में से ले लेते हैं। जितने पानी की कमी हो उतना ही, क्योंकि ये नेचुरल है कि यहाँ बाहर सॉइल में भी वाटर आया हुआ होता है और उनके अंदर भी वाटर होता है, और वो दोनों की डेंसिटी, दोनों का प्रोपोर्शन हमेशा इक्वल होना चाहिए। इसकी वजह से कि ट्रीज़ के अंदर जितना वाटर जरा सा भी कम हो जाता है ना, तो उतना बाहर से वो पानी अंदर ले लेते हैं, और अगर ट्री में पानी बढ़ जाता है ना, तो वो कुछ वाटर रिलीज भी कर देते हैं बाहर। इसे कहते हैं डिफ्यूज़न। इसी तरह से ये डिफ्यूज़न कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के लिए भी होता है कि अगर सपोज प्लांट बॉडी में जरा सा ऑक्सीजन कम हुआ, तो वो बाहर से ऑक्सीजन उतना ले लेंगे, या तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड कम हुआ तो बाहर से उतना कार्बन डाइऑक्साइड ले लेंगे, और जो एक्स्ट्रा है तो वो बाहर की तरफ जाने देंगे, बाहर की तरफ छोड़ देंगे वो, ठीक है ना। तो प्लांट्स के अंदर रेस्पिरेशन वो डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू होता है। और प्लांट्स ब्रीथिंग किससे करते हैं, जैसे हम ह्यूमन के लिए तो नोज होता है, प्लांट का नोज क्या कहलाता है। तो पहले हमने पढ़ा था कि भाई प्लांट्स के लिए नोज वो उसका स्टोमेटा कहलाता है। स्टोमेटा वो प्लांट का नोज होता है, लेकिन स्टोमेटा तो लीव्स में होता है, पत्तों में होता है। क्या हर प्लांट सिर्फ लीफ के थ्रू ही रेस्पिरेशन करते हैं, मतलब लीफ के थ्रू ही कार्बन डाइऑक्साइड लेना और ऑक्सीजन छोड़ना, या ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना, ये प्रोसेस सिर्फ लीफ के थ्रू ही होती है? नहीं, हर प्लांट्स में ये प्रोसेस अलग अलग होती है। मोस्ट ऑफ प्लांट्स लीव्स के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं, और लीफ में उनका पार्ट होता है स्टोमेटा, जो उनका नोज कहलाता है। मोस्ट ऑफ प्लांट्स वो लीफ के थ्रू ही रेस्पिरेशन करते हैं, कि जिनके अंदर स्टोमेटा होता है। लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो अपने रूट्स के थ्रू, या कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो अपनी स्टीम के थ्रू, जो डंडी, जो लकड़ी कहलाई, जो अपनी स्टीम के थ्रू भी रेस्पिरेशन करते हैं। तो जो रूट्स के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं ना, तो उनके रूट्स में रूट हेयर होते हैं, छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, कि जिनमें ये रेस्पिरेशन की प्रोसेस या डिफ्यूजन की प्रोसेस होती है। या कोई प्लांट्स होते हैं जैसे शुगर केन जैसे प्लांट्स, वो स्टीम के थ्रू, उनमें लीफ नहीं होते। कितने सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें लीफ नहीं होते हैं। डेजर्ट प्लांट होता है ना, डेजर्ट प्लांट में भी लीफ नहीं होते, वो अपने रूट्स के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं। या जैसे शुगर केन जैसा है, उनमें भी लीफ ज़्यादा नहीं होते, तो वो अपने स्टीम के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं। और स्टीम में जो छोटे छोटे हॉल्स आए हुए होते हैं, जिन्हें कहते हैं लेंटिसेल कहते हैं, वो स्टीम के अंदर आए हुए छोटे छोटे हॉल्स के जिनके थ्रू वो रेस्पिरेशन करते हैं। मतलब प्लांट्स में जो रेस्पिरेशन होता है ना, तो रूट्स, स्टीम, लीव्स तीनों के थ्रू होता है, लेकिन हर प्लांट में अलग अलग। ऑलमोस्ट में लीव्स के साथ, लेकिन जैसे प्लांट की कंडीशन हो, कुछ प्लांट्स रूट से भी रेस्पिरेशन करते हैं, तो कुछ स्टीम से भी। क्लियर?
तो प्लांट्स में रेस्पिरेशन कैसे होता है ये समझा ना। उसी तरह से एनिमल्स में ये रेस्पिरेशन कैसे होता है, रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। तो एनिमल्स भी दो तरह के, अगर टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं मतलब ज़मीन पे रहने वाले एनिमल्स, तो दे टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। वो कहाँ से, तो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेते हैं। जैसे हम ह्यूमंस, हम जनरली हवा में से ही ऑक्सीजन लेते हैं ना, बराबर ना। एनिमल्स रेस्पिरेशन करते हैं तो वो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं, एटमॉस्फेयर में से। और एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं, पानी में रहने वाले एनिमल्स, दे टेक ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर। जो वाटर में मिक्स ऑक्सीजन होता है ना, वो उसे लेते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स उनसे लेते हैं। एंड ऑक्सीजन कंटेंट इज लो इन वाटर, देयरफॉर दे ब्रीथ फास्टर। पता है, जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं ना, उनकी ब्रीथिंग रेट काफ़ी फास्ट होती है, वो जल्दी से जल्दी सांस लेते हैं, क्योंकि वाटर में ऑक्सीजन का प्रोपोर्शन कम होता है, इसलिए उन्हें जल्दी जल्दी वो ऑक्सीजन लेना पड़ता है। तो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, जो ज़मीन पर रहने वाले एनिमल्स होते हैं, वो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में से ही लेते हैं अपने नोज़ के थ्रू। पता है ना, उनका जैसे नोज़ अकेला है तो नोज़ के थ्रू वो रेस्पिरेशन करते हैं, बराबर। और जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं ना, एक्वेटिक एनिमल्स में जनरली गील्स होते हैं। पता है, फिश होते हैं, फिश के गले के ऊपर जैसे समझो तो गील्स होते हैं, छोटे छोटे लाइंस बनी हुई होती है, गैप बना हुआ होता है, वो उन गील्स के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं। तो एनिमल्स और प्लांट्स के रेस्पिरेशन। और ऐसे अब हम लोग समझे कि ह्यूमंस में रेस्पिरेशन कैसे होता है। ह्यूमन रेस्पिरेशन, हम जो रेस्पिरेशन प्रोसेस हमारी बॉडी में जैसे होती है कि हम ऑक्सीजन लेते हैं, वो पूरी बॉडी तक पहुंचकर फिर उनमें से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, ये पूरी प्रोसेस कैसे होती है। तो इन प्रोसेस में ये सब ऑर्गन्स मेनली वर्क करते हैं, ये सब ऑर्गन्स मेनली वर्क करते हैं। तो ध्यान से समझना इनमें। सबसे पहले रेस्पिरेशन हमारी बॉडी में शुरू होता है, वो आता है नॉस्ट्रिल से। ध्यान से समझना है क्वेश्चन। सबसे पहले रेस्पिरेशन शुरू होता है नॉस्ट्रिल से। नॉस्ट्रिल मतलब कि हमारा ये नोज़ से, नोज़ में जो दो हॉल्स होते हैं उनमें से सबसे पहले एयर अंदर जाती है, ऑक्सीजन सबसे पहले जो है वो अंदर जाता है। उसके बाद आता है नेसल पैसेज। नेसल पैसेज मतलब हमारे नाक का ये गैप है ना, एक पाइप जैसा स्ट्रक्चर बना होता है ये नाक में, उसे कहते हैं नेसल पैसेज। इस नेसल पैसेज में नेसल कैविटी आई हुई होती है। यहाँ कहो कि इस नेसल पैसेज में कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, थोड़े बाल होते हैं और थोड़ा लिक्विड नेसल कैविटी होती है। इनका काम क्या होता है कि जब हम ब्रीथिंग करते हैं, जब हम एयर अपने अंदर लेते हैं, इनहेल करते हैं, तब उस वक्त ये हेयर्स, ये लिक्विड पोर्शन, वो सब डस्ट पार्टिकल को वहीं पर ही रोक देते हैं। इन हेयर का, इन लिक्विड पोर्शन का वर्क ये है कि सब डस्ट पार्टिकल को वहीं पे ही रोक देते हैं और फिर प्योर एयर जो है वो अंदर पहुंचती है। तो इसलिए नॉस्ट्रिल से जब हम नाक से एयर लेते हैं, इनहेल करते हैं, तो सबसे पहले नेसल पैसेज में हेयर्स के थ्रू, नेसल कैविटी के थ्रू वो एयर प्योरीफाई होती है, सब डस्ट पार्टिकल्स वहीं रुक जाते हैं और प्योर एयर अंदर जाती है। उसके बाद उस एयर के साथ साथ थोड़ी सी माउथ के थ्रू भी एयर वहाँ पर पहुँचती है, समझते हैं ना। हम लोग नोज़ के थ्रू और माउथ के थ्रू भी तो हवा अंदर जाती है, और वो पहुँचती है उसके बाद फेरिंग्स में, वो वहाँ पर फेरिंग्स में पहुँचती है। फेरिंग्स वो पार्ट कहलाया कि जिनके थ्रू ये एयर आगे पास होती है। उस फेरिंग्स के साथ एक आया हुआ होता है, वो आता है लैरोफेरिंग्स। जो लैरोफेरिंग्स, यहाँ जो लैरिंग्स लिखा हुआ है, उस लैरिंग्स के साथ आया हुआ होता है ये पार्ट, और ये पार्ट आपका कहलाता है वॉइस बॉक्स। ये जो लैरिंग्स का हो अगर आप, तो ये लैरिंग्स वो आपका क्या कहलाया, वॉइस बॉक्स कहलाता है। यहाँ पर ये वॉइस बॉक्स जिसके थ्रू हमारी वॉइस निकलती है, हमारी आवाज़ जिसके थ्रू निकलती है, ठीक है ना। ये एक हार्ड बोन जैसा स्ट्रक्चर होता है। आप कभी अपने गले पर हाथ लगाकर देखना तो बिल्कुल बीच में एक हड्डी जैसा दिखाई देता है, जो ये लैरोफेरिंग्स कहलाता है। यहाँ कहो लैरिंग्स वो कहलाता है। इन लैरिंग्स के थ्रू, इन लैरिंग्स के पास में ही एक छोटा सा एक पार्ट होता है, एक फ्लिप जैसा स्ट्रक्चर होता है, जिसे कहते हैं एपिग्लॉटिस। इनमें नहीं लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर इनके बाद में यहाँ जो एसोफेगस जैसे है,
एसोफेगस मतलब वो पार्ट के जिनके थ्रू, वो पाइप जिसके थ्रू ये एयर वो हमारे लंग्स तक पहुंचती है। इस एसोफेगस में लैरिंग्स के नीचे एक छोटा सा फ्लिप होता है, एक छोटा सा फ्लिप जिसे कहते हैं एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस, ये एपिग्लॉटिस एक फ्लिप या कहो एक दरवाजे की तरह काम करते हैं, क्योंकि एसोफेगस में दो पाइप होते हैं। हमारे यहाँ पर गले में दो पाइप होते हैं। एक होता है फूड पाइप कि जिनके थ्रू हम लोग खाना खाते हैं, है ना, खाना अंदर तक पहुँचता है स्टमक तक। और दूसरा होता है विंड पाइप। यहीं पर ही लैरिंग्स के पास में ही दो पाइप होते हैं, एक फूड पाइप होता है, एक विंड पाइप होता है। और इन दोनों के ऊपर फूड पाइप और विंड पाइप, मतलब समझो कि आपके इस गले में दो पाइप होते हैं स्ट्रेट, एक फूड पाइप हुआ, एक विंड पाइप हुआ, और इन दोनों के ऊपर एक स्लिट आई हुई होती है, एक दरवाजे जैसा आया हुआ होता है। जब आप ब्रीथिंग करते हो ना, जब आप ब्रीथिंग करते हो तो एयर वो आपके विंड पाइप में से जाती है, तब उस वक्त वो दरवाजा या वो फ्लिप वो फूड पाइप पे होता है, मतलब उस वक्त फूड पाइप बंद होती है। लेकिन जब आप फूड लेते हो, जब आप खाना खाते हो, तो ये जो फ्लिप है वो यहाँ से हटकर यहाँ पर आ जाती है, यहाँ से हटकर यहाँ पे आ जाएगी वो फ्लिप, जिसकी वजह से फूड पाइप ओपन हो जाता है और विंड पाइप बंद हो जाता है। इस फ्लिप को कहते हैं एपिग्लॉटिस। ये फ्लिप वो कंटिन्यूसली वर्क करती रहती है, मतलब जब हम खाना खाते हैं तो फूड पाइप ओपन रहता है, ये दरवाज़ा या ये फ्लिप वो विंड पाइप पे हो जाता है। जब हम खाना खाते हैं तब सांस लेना बंद होता है, तब विंड पाइप काम नहीं करती, हवा अंदर नहीं जाती। और जब हम लोग सांस लेते हैं तब उस वक्त खाना नहीं खाते, तब फूड पाइप बंद होती है। ठीक है ना, ये कंटिन्यूसली इस एसोफेगस में ये दोनों पाइप होते हैं जो कंटिन्यूसली वर्क करते हैं, जिनमें से फूड पाइप आगे जाकर क्या काम करता है वो हमने डाइजेशन सिस्टम में समझा था ना। ये फूड पाइप जब आगे जाता है तो आगे जाकर स्टमक में और बाकी सब ऑर्गन्स में वर्क करते हैं। अब विंड पाइप के बारे में जाने तो विंड पाइप जब आगे जाता है तो उसके बाद ये एक मस्कुलर स्ट्रक्चर में पहुंचता है जिसे कहते हैं ट्रैकिया। विंड पाइप जो विंड मतलब जो एयर हम लोग लेते हैं वो एयर आगे जाकर पहुंचता है कहाँ पर, इस ट्रैकिया में। ट्रैकिया एक तरह का मस्कुलर स्ट्रक्चर है। कहते हैं ट्रैकिया और लैरिंग्स के बीच में, यहाँ पर ट्रैकिया और लैरिंग्स के बीच में यहाँ पर एक सी शेप में स्ट्रक्चर होता है। अब फिर से अपने गले को एक बार हाथ लगा कर देखना कि आपके लंग्स के ऊपर एक सी शेप में एक बोन जैसा बना हुआ होता है, और ये बोन आपके पाइप को संभाल कर रखता है, मतलब समझो उसे सपोर्ट देता है, हमारे विंड पाइप को सपोर्ट देता है ये। ठीक है, एक सी टाइप का कार्टिलेज, एक बोन बना हुआ होता है। आपके गले में हाथ लगाना, एक सबसे नीचे उस जहाँ पर आपने वॉइस बॉक्स देखा उसके नीचे एक सी शेप में एक गैप जैसा होगा, है ना, एक बोन होगा हार्ड। उसके बाद ये जो मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, ये पाइप जैसा स्ट्रक्चर जिसे ट्रैकिया कहते हैं, ये ट्रैकिया वो विंड पाइप को कनेक्ट करता है दोनों लंग्स में। ट्रैकिया का काम क्या है, तो इस विंड पाइप को दोनों लंग्स तक पहुंचाता है। वो लंग्स में जो ये पार्ट्स जाते हैं, वो लंग्स में जो ये पाइप जाते हैं जिसे कहते हैं ब्रॉन्ची। ये पाइप्स जो लंग्स तक पहुंचते हैं जिन्हें क्या कहलाते हैं, ब्रॉन्चीज कहते हैं। इन ब्रॉन्चीज में से फिर छोटी छोटी अलग अलग ब्रांच निकलती हैं। इन ब्रॉन्चीज में से अलग अलग ब्रांच यहाँ पर निकलती हैं, जिन ब्रांच को कहते हैं ब्रॉन्चियोल्स, जिन्हें क्या कहते हैं, ब्रॉन्चियोल्स कहते हैं। इन ब्रॉन्चियोल्स के ऊपर ये जो आप अलग अलग ब्रांच देखते हैं ना, पेड़ों की डालियों की तरह यहाँ दिखाई दे रही है, ऐसी थाउजेंड्स ऑफ ब्रांचेस अंदर होती है हमारे लंग्स में, दोनों लंग्स में। और इन ब्रॉन्चीज की जो ब्रांचेस जैसे कहते हैं ब्रॉन्चियोल्स, इन ब्रॉन्चियोल्स के कॉर्नर में छोटे छोटे, वो कहते हैं ग्रेप्स के गुच्छे की तरह, अंगूर के गुच्छे की तरह छोटे छोटे ये से पार्ट्स होते हैं, जैसे यहाँ ड्राइंग में है। ये ब्रॉन्चियोल्स के कॉर्नर पे छोटे छोटे ये पार्ट्स आए हुए होते हैं ग्रेप्स की तरह, एकदम छोटे छोटे ये हॉल्स, जिन्हें कहते हैं एल्वेओली। जिन्हें क्या कहते हैं, एल्वेओली कहते हैं। ये छोटे पार्ट्स कहाँ आए हुए होते हैं, हमारे लंग्स में, ब्रॉन्चियोल्स में। ब्रॉन्चियोल्स के कॉर्नर पे, मतलब ये जो ब्रांचेस हैं उसके आखिरी कॉर्नर पे ये आए हुए होते हैं। ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसे कहते हैं एल्वेओली।
ये एल्वेओली हमारे ब्लड वेसल्स के साथ जुड़ी हुई होती हैं। ये एल्वेओली ब्लड वेसल्स के साथ जुड़ी हुई होती हैं और इन एल्वेओली में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। मतलब ये एल्वेओली हमारी बॉडी में से जो ऑक्सीजन आया ना पूरा, वो ये एल्वेओली ब्लड के साथ मिक्स करती है और ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड वापस ले लेती है। जो वो कार्बन डाइऑक्साइड वापस उल्टी यही प्रोसेस लेकर नोज के थ्रू बाहर निकलता है। मतलब हम जो ऑक्सीजन लेते हैं वो हमारे नोज, फिर ये नेसल पैसेज, वहाँ से होते हुए लैरिंग्स, ये वॉइस बॉक्स में, फिर ट्रैकिया, ट्रैकिया से लंग्स में जाता है ब्रोंची, उस ब्रोंची से अलग अलग ब्रांचेस में जाता है वो ऑक्सीजन ब्रोंचियोल्स, उन ब्रोंचियोल्स के कॉर्नर पे आया हुआ होता है एल्वेओली, यहाँ तक ऑक्सीजन पहुँचता है पूरा। और ये एल्वेओली ब्लड में वो ऑक्सीजन पास करता है और ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड वापस ले लेता है और वो कार्बन डाइऑक्साइड फिर वापस इसी उल्टी प्रोसेस के थ्रू नोज से बाहर निकल जाता है। तो ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलते हैं ना। हम भी तो देखो जैसे नॉर्मल ब्रीथिंग लेते हैं तो वो ब्रीथिंग अंदर कितनी लंबी प्रोसेस होकर फिर ये होता है। एक ही सेकंड में हम ऑक्सीजन ले लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं, लेकिन यही एक सेकंड में अंदर ये पूरी प्रोसेस हो जाती है, ठीक है ना। और जैसे ही हम लोग इनहेल और एक्सहेल करते हैं तो हमारे लंग्स ऐसे बने हुए होते हैं, लंग्स के नीचे आया हुआ होता है ये डायग्राम है ना। हमारे लंग्स के नीचे ये जो है वो स्किन, ये मसल्स आए हुए होते हैं जो हमारे लंग्स को कॉन्ट्रैक्ट और श्रिंक करते हैं, हमारे लंग्स को फुलाते हैं और श्रिंक करते हैं। जब हम लोग ब्रीथिंग करते हैं तो हमारे लंग्स थोड़े से फूल जाते हैं ना, लंग्स फूल जाते हैं। जब हम लोग इनहेल करते हैं, जब ऑक्सीजन लेते हैं तो लंग्स थोड़े फूल जाते हैं, तब उस वक्त ये डायफ्राम, ये मसल नीचे की तरफ आ जाता है, जब हमारे लंग्स फूल जाते हैं, है ना, एक्सपांड होते हैं वो। और दूसरी तरफ जब हम लोग एक्सहेल करते हैं, जब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं तो हमारे लंग्स श्रिंक हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तब उस वक्त ये डायफ्राम, ये मसल्स ऊपर की तरफ आते हैं। ये डायफ्राम वो लंग्स को कंटिन्यूसली सपोर्ट देता है कि जिससे लंग्स इजीली एक्सपांड हो सके और कॉन्ट्रैक्ट हो सके। तो हमारी बॉडी में कंटिन्यूसली ये प्रोसेस दिन रात चलती रहती है और ये सबसे ज़रूरी प्रोसेस में से है ना रेस्पिरेशन, कि अगर ये प्रोसेस रुक गई तो हमारी पूरी बॉडी वर्क करना बंद हो जाएगी। ओके, तो आज जैसे हमने ये रेस्पिरेशन प्रोसेस के बारे में समझा ना, ऐसे ही हम लोग दूसरी लाइफ प्रोसेसेस अब अगले वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।